नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर। स्वागत है आप सभी का भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज का थ्रिल हम समझेंगे जब बात पॉलिटिकल कॉरिडोर में यह होती है कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हालांकि लंबे समय से यह बात सुनी जा रही है जब से टैरिफ थोपे गए थे, लेकिन अब मैं आपको सीधे संसद के गलियारों से यह खबर लेकर आ रही हूं कि पूरी तरीके से बातचीत फाइनल मोड पर आ चुकी है और ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में आपके पास एक अच्छी खबर आएगी। और वह अच्छी खबर होगी भारत और अमेरिका के ट्रेड वाले रिश्तों में। तो उसी पर चर्चा करेंगे। क्या थ्रिल बना हुआ है? क्या भारत अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है? क्योंकि अमेरिका में यह कहा गया कि इंडिया इज अ हार्ड नट टू क्रैक, और यह भी कहा गया कि इंडिया हैज ऑफर्ड देयर बेस्ट ऑफर टू अस। तो अब बातचीत चल रही है लगातार, और इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की भी फोन पर बात हुई, जिसको ट्वीट करके प्रधानमंत्री ने सबसे साझा भी किया था। उसी पर चर्चा करेंगे और साथ में समझेंगे कि इन तमाम चीजों के बीच में जब ये कहा जाता है कि रुपया कमजोर हो रहा है और डॉलर बढ़ रहा है, तो ऐसे में भारत को वो कौन से मेजर्स लेने हैं। तो उन तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास पैनल जुड़ा है, और हमारी जितने भी कंफ्यूजन है जो आपको रहते हैं इस विषय से संबंधित, वो आज पूरे दूर होने वाले हैं। इसी की उम्मीद के साथ मैं चर्चा शुरू करती हूं। और मेरे साथ शरद कोहली जी, इकोनॉमिस्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है शरद जी। प्रोफेसर सुधीर सिंह जी हैं, फॉरेन एक्सपर्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रेम कुमार जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शरद कोहली जी के पास आऊंगी। शरद जी, जब अमेरिका में कहा जाता है कि इंडिया इज अ हार्ड नट टू क्रैक बट द डील इज गोइंग ऑन एंड वी आर ऑन द फाइनल वर्ड्स, और पॉलिटिकल गलियारों में ये समझ आता है, जैसे नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक कहा जाता था, कि कुछ ऐसा है जिस पर फाइनल बात है। मेरे दर्शकों का सबसे पहला सवाल, क्या भारत एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, करेगा? कुछ बातचीत में क्या नजर आ रहा है आपको? नमस्कार आपको और भारत 24 के सभी दर्शकों को। देखिए, भारत प्राइमरली एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। आज भी हमारे 50 से 60% लोग यहाँ पर कृषि क्षेत्र पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं। तो ऐसे हालात में हम कॉम्प्रोमाइज़ तो कतई नहीं करेंगे। हमने एक रेड लाइन बना रखी है। अब वो चाहते हैं कि हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यहाँ पर आएँ, ये हो नहीं सकता। हमारे यहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स अलाउड नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वो चाहते हैं हमारा डेयरी प्रोडक्ट्स यहाँ पर आए। हम सब जानते हैं वहाँ पर गाय भैंसों को क्या खिलाया जाता है, उनको मीट खिलाया जाता है। यहाँ पर 35% आबादी आज भी भारत में वेजिटेरियन है। यहाँ हमारे सोशल, रिलीजियस और कल्चरल इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से हम डेयरी प्रोडक्ट्स वो नहीं ला सकते। वो चाहते हैं कि आप कैटल फॉडर लाइए, जिसमें जो पशु खाते हैं, जिसमें कि मीट रिमेन्स मिले हुए हैं, वो हम किसी तरह की इजाज़त नहीं। वो मेज़ चाहते हैं, कौन तो सोयाबीन चाहते हैं, वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। हम ये चीज़ कतई अलाउ नहीं कर सकते। अब क्या है, रीति के एक कहावत है इंग्लिश में, द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज़ इन ईटिंग इट, कि आप इतने दिन से चर्चा चल रही है, अब हो जाएगी, तब हो जाएगी, अब हो जाएगी। आपने अभी संसद से गलियारों की खबर दी है, तो उस पर तो हम विश्वास कर सकते हैं कि 15 दिन में हो जाएगी, परंतु बहुत दिन से ये चर्चा चल रही है कि अब हो जाएगी। और जहाँ तक बातचीत की बात है, प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप साहब की बातचीत की बात है, वो बातचीत भी कई दफ़े हो चुकी है। और इस बातचीत में मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा आपसे क्षमा मांगते हुए, कि जितनी दफ़े ये बातचीत होती है और जितनी दफ़े ट्रंप साहब बोलते हैं इंडिया इज़ अ ग्रेट फ्रेंड, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ अ ग्रेट फ्रेंड, उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा शगुफा निकल के आता है जो भारत के विरुद्ध होता है। तो क्या होता है, जब बार बार आप किसी बात को कहें तो फिर उस पर यकीन करना जो है, विद अमेरिका, विद ट्रंप, हाँ, तो और क्या वो सुबह कुछ होते हैं, दोपहर को कुछ होते हैं। अब उनके दो जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ आए थे, जिस दिन उन्होंने आना था उससे एक दिन पहले उन्होंने कह दिया कि मैं भारत के चावल पर, बासमती पर टैरिफ लगाऊंगा, क्योंकि वहाँ का अमेरिका का जो चावल है वो देखने में बहुत सुंदर है, मैंने खाया हुआ है, बहुत सुंदर है वो, पर उसमें ना खुशबू है ना उसमें कोई टेस्ट है। तो लाजमी बात है, वहाँ पर बासमती चावल की डिमांड थी, हमारा GI टैग चावल है। और उन्होंने कहा कि किसानों ने आके शिकायत करी कि साहब ये तो हमारा चावल अब बिक नहीं रहा है, हमारा तो डेफिसिट हो गया, कहाँ हम सरप्लस होते थे, तो मैं भारत पर टैरिफ लगाऊंगा। तो मुझे लगता है जिस दिन बातचीत शुरू होने वाली हो और आपके दो व्यक्ति, जो माननीय व्यक्ति यहाँ पर आए हों, और उससे एक दिन पहले अगर आप ये बयान दे दें, तो ये बातचीत के लिए माहौल जो बनता है उस माहौल के हित में नहीं है। ये तो आप इस बात को मानेंगे। तो मुझे लगता है कि जब तक अब ये हो नहीं जाती, तब तक एक तो मैं व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि मैं इसको बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ, आज से नहीं, 2 अप्रैल जब से रेसिप्रोकल टैरिफ आए, मैंने ना जाने 500 से ज़्यादा मीडिया इंटरेक्शंस किए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, और हर बार कुछ ना कुछ उम्मीद होती थी, उम्मीद पे कायम थे।
अब भी उम्मीद है, आप कह रहे हैं 15 दिन, तो हम बिल्कुल इसको सर आंखों पर लेते हैं, हम उम्मीद करते हैं 15 दिन में हो जाएगा। परंतु कृषि क्षेत्र में कोई भी कॉम्प्रोमाइज मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे अपने किसानों की समस्याएं पहले हम जूझ चुके हैं उससे। तो मैं आप शरद चाहे जी- एमएसपी की हो, फर्टिलाइजर की हो, सीड्स की हो, मार्केट की हो, मंडियों की हो, जितनी भी बात हो, आप जानते हैं यहाँ पे पहले ही सरकार को खरीद करनी पड़ती है। ऐसे में, और हम फूड सरप्लस हैं, हम दुनिया की फूड बास्केट हैं, हमें नहीं जरूरत है आपकी चीज़ की, आप ज़बरदस्ती हमारे ऊपर कैसे थोप सकते हैं। और मुझे लगता है कोई भी दो देशों के बीच में जब डील होती है तो वो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ की जाती है। आप दूसरे देश को समझते हैं तब आप डील करते हैं, ना कि आप उसके ऊपर अपने विचार थोपते हैं। मैं ये आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे आके ये भी समझूंगी अगली बार में, तो कि फिर अगर इफ नॉट एग्रीकल्चर देन व्हाट, आई विल कम बैक टू यू। प्रेम कुमार जी, आज ये भारत तो कोई बयान नहीं दे रहा है। ये बात है कि अभी किसी एक निजी चैनल में निर्मला सीतारमण ने जरूर ये कहा है कि आप बंदूक की नोक पर टैरिफ नहीं थोप सकते, विच इज नॉट गुड, लेकिन ट्रंप की तरफ से बयान आते रहते हैं। ट्रंप ने ये कहा कि हमने टैरिफ जब लागू किया तो उससे हमें इतना फायदा हुआ कि इस क्रिसमस पे हम अपने सैनिकों को 1.5 लाख के आसपास हम बोनस देंगे। तो आप इस पूरे सिनेरियो कैसे देखते हैं? उनके लिए तो टैरिफ उनका फायदेमंद है, भारत का नुकसान हुआ है, कैसे देखते हैं? देखिए, अमेरिका के लिए तो टैरिफ भी फायदेमंद है, रेसिप्रोकल टैरिफ, और अमेरिका के लिए हथियारों का बेचना, युद्ध, अशांति, ये सारी चीज़ें फ़ायदेमंद हैं। उसकी इकोनॉमी के लिए जब जब ज़रूरत पड़ती है, वो अनरेस्ट जो है दुनिया में पैदा हुआ दिखता है, और उसमें उसकी भूमिका भी दिखती है। लेकिन हम जिस बात को कर रही हैं, जो एप्रीहेंशंस हैं कि 50% तक टैरिफ लगा करके भारत पाकिस्तान के युद्ध के दरमियान लगातार बयान दे करके कि हमने तो टैरिफ की धमकी दे करके सीज फायर करवाया, और एक डिप्लोमेटिकली भी और पॉलिटिकली भी हमारी सत्ता पर एक दबाव बनाने का, ज़बरदस्त दबाव बनाने का प्रयास करते हुए एक पृष्ठभूमि बनाई गई है कि हम एग्रीमेंट करें और किसी पॉइंट पर पहुँचे। तो परिस्थिति भारत के अनुकूल नहीं है, लेकिन हमें असर्ट करना है और अमेरिका को मनमानी करने देने से रोकना है। हम उनकी शर्तों पर, कोहली जी बहुत सही कह रहे हैं, ये संभव नहीं है कि हम एग्रीकल्चर के सेक्टर में अमेरिका को खुली छूट दें, ये संभव नहीं है। लेकिन क्या मैं इसमें ऐड ऑन कर रही हूँ, जब मैं कल सोर्सेस से मिली टॉप नॉच जो इस डील का पार्ट की तरह हैं कॉमर्स मिनिस्ट्री में, तो उन्होंने बिटवीन द लाइंस ये समझाया कि ये एक रेड लाइन है, जैसे बात हो रही है कि कुछ चीज़ें हैं जिसको हम क्रॉस नहीं करेंगे, जो कि एग्रीकल्चर के रेफरेंस में था। देखिए, सिद्धांततः तो कोई भी सरकार अपनी प्रजा के खिलाफ, जनता के खिलाफ, देश के खिलाफ निर्णय नहीं लेती, नहीं ले सकती। लेकिन बैकडोर से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा कराना है, कोई ऐसा कारोबार हम सेट कर लें, आप हमें हमारे लोगों को इन्वेस्ट करा दीजिए, इस तरह के कॉम्प्रोमाइजेस। तीन काले कानून के नाम पे आ चुका है, हंगामा हो चुका है, और प्रधानमंत्री जी को जब वो सबसे मजबूत स्थिति में थे तो वापस भी लेना पड़ा था। हाँ, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं, और उस वजह से कुछ कॉम्प्रोमाइजेस हो जाते हैं जिसके परिणाम हमें बाद में देखने को मिलते हैं कि देश को इसका नुकसान उठाना पड़ा। तो ऐसी चीज़ें नहीं हो, इसके लिए अपोजिशन भी है, इसके लिए बौद्धिक जगत भी है, और इसके लिए भी सरकार, अपनी सरकार पर दबाव डालने वाली शक्तियां होती हैं। प्रेम कुमार जी, कौन सा ऑपोजिशन? वो ऑपोजिशन जब मनरेगा पे चर्चा हो रही है तो उनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन बर्लिन में है। कौन सा ऑपोजिशन कब उठा पाएगा? मैं सुधीर जी आपके पास आना चाहती हूँ। ऐसा तो समझ आता है क्योंकि भारत एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, भारत के लिए ज़रूरी है कि वो रशिया से भी अच्छे रिश्ते रखे, भारत के लिए ज़रूरी है कि वो सबसे बड़ा मार्केट रहे। आज ओमान से जब प्रधानमंत्री लौटे तो जो सीपा की बात हो रही है, CEPA की, वो एक उपलब्धि के तौर पे देखा जा रहा है। लेकिन क्या ये संभव है कि इस ट्रेड डील में जो FTA का जिक्र आता है कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो जाएगा अमेरिका के साथ, या 25% टैरिफ लगेगा, या टैरिफ में कुछ कटौती आएगी, या पूरी तरीके से टैरिफ रिवोक हो जाएगा? देखिए, आपका एक बहुत सवाल का जो फलक है वो बड़ा है। मैं पूर्ण तौर पर कोहली साहब से सहमत हूँ कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिस पे कोई भी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार हो या मनमोहन सिंह की, कोई नहीं मानेगा। वो है एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि वो पॉलिटिकली सुसाइडल होता है। भारत में बहुत बड़ी संख्या अभी भी एग्रीकल्चर से, वैसे GDP में 15% है,
लेकिन आप एक डेटा मैं आपके संज्ञान में डाल रहा हूँ कि 1 अप्रैल 2025 से 30 नवंबर 2025 के बीच में अमेरिका के साथ हमारा 97 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ। अभी डेटा आया है 2 दिन पहले। तो उसमें 25 बिलियन डॉलर आप सरप्लस में हैं, यानी 60 बिलियन आपने एक्सपोर्ट किया, 35 बिलियन उन्होंने आपको इंपोर्ट किया। चीन का उठा लीजिए, सेम पीरियड में, स्टिपुलेटेड पीरियड में 80 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ। उसमें 68 बिलियन डॉलर जो है उनका आया है, सिर्फ 12 हमारा गया है। तो हम करीब करीब 56-57 बिलियन डॉलर के ट्रेड डिफिसिट पे चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिक्स में बहुत कहने का ये चीजें, कि भारत की मजबूरी है अभी ये डील हो जाए जल्द से जल्द। भारत की मजबूरी कुछ हद तक है और अमेरिका की भी है। देखिए, दोनों तरफ से होता है। कौटिल्य ने कहा कि विदेश नीति एक तरफ से नहीं होती, दोनों तरफ से होती है। अब जेनरिक दवाइयों का ले लीजिए और 25 तरह की चीजें जो अमेरिका के बाजार में बहुत महंगा हो चुका है और लोगों को प्रॉब्लम हो रहे हैं। लेकिन आपके लिए अमेरिका बाय एंड ऑफ 2025 फाइनेंशियल ईयर 50 बिलियन डॉलर अभी के ट्रेंड जो है आपको बेनिफिट दे जाएगा सरप्लस। 50 बिलियन डॉलर कितना होता है? 90 रुपया है, उससे 9 से गुना आप करिए, करीब करीब 4.5 लाख करोड़ का आपको फायदा दे जाएगा। और चीन जो है वो 6 लाख करोड़ आपके बाजार से निकाल ले जाएगा। तो ये जो आइडियोलॉजिकल जार्गनिंग है ना, वो अपने जगह पर है। बहुत लोग जार्गनिंग करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन स्थिति ये है कि आपको चीन के साथ बहुत नुकसान है और अमेरिका के साथ बहुत फायदा है। तो आपके भी इंटरेस्ट में है, उनके लिए भी इंटरेस्ट में है। ऐसा नहीं है कि आपसे जो सामान अमेरिका नहीं लेगा वो अमेरिका में तत्काल पैदा होने लगा। वो कोरिया से ले लेगा, वियतनाम से ले लेगा और जगहों से ले लेगा। डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमसे ले तो बेहतर है। एक पक्ष ये है, देखिए मैं बहुत ही क्लियरली मानता हूं कि ये जो ट्रेड का प्रॉब्लम है, ये ट्रंप की जो पीस वाली एक फार्मूला थी जिसको हमने बार बार रिजेक्ट किया, उससे पर सुधीर जी, मैं ये कहूंगी पर्सनल ईगो के कारण है। हाँ, ये एग्जैक्टली पर्सनल ईगो के देयर आर कारण। 2 थिंग्स। एक ये है कि हमको ट्रेड का फायदा करना है। अमेरिका ये कहे कि नहीं, आई हैव टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन यहाँ इशू क्या है कि आप रशिया से नहीं करेंगे। यहाँ पे इनसिक्योरिटीज हैं। केवल ट्रेड के साथ साथ यहाँ पर है कि मैं जो बोलूं उस पे यस मैन होना है। नहीं, रसिया यू हैव टू से यस टू एवरीथिंग व्हाट अमेरिका इज गोइंग टू से। आज की तारीख में सबसे ज्यादा यूरोप में जो गैस खरीदा जा रहा है वो रसिया से खरीदा जा रहा है। तो वो हमारे को कह रहे हैं कि आप सैंक्शन लगाओ, आपने क्यों नहीं रोका अपना? यही सारी है ना, वो ये बातें अब हैं चलने जो वाली ऑन नहीं। पेपर ब्लैक एंड व्हाइट है। देखिए, ये जब हमारी इकोनॉमी 500-700 बिलियन डॉलर की थी, 1 ट्रिलियन डॉलर की थी, तो हम दब जाते थे। अब 5 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है, कुशन बहुत है, 13% पूरे दुनिया की कमोडिटी के कंज्यूमर भारत में बैठे हैं। अब ये सब नहीं चलेगा। बहुत ही आम भाषा में कहूँ तो अमेरिका को समझ जाना चाहिए कि यू कांट ट्रीट इंडिया एज एनी टॉम डिक एंड हैरी एनीमोर। ये मैं बिल्कुल आप सही कर रही हैं, लेकिन एक पक्ष और है जो बड़ा पक्ष है। वो पक्ष पर अमेरिका में बहुत प्रेशर है। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी प्रेशर है। जो हमारे लोग हैं वो रिपब्लिकन में कम है, डेमोक्रेटिक में ज़्यादा है। तो जो रिपब्लिकन में हमारे भारत के लोग हैं, उनके अध्यक्ष से मेरी बातचीत हो रही थी अभी कुछ दिन पहले। तो उन्होंने कहा कि लगभग ट्रंप के सलाहकारों को उन लोगों ने कन्विंस कर दिया है कि स्ट्रेटजिक फलक जो है आपका एशिया में, जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, वो चीन के पक्ष में जा रहा है। अगर भारत इस तरह से मुंह फुलाए रहेगा तो आपको नुकसान है। तो आप क्या, आप राष्ट्रपति बने हो अमेरिका के इंटरेस्ट को हार्म करने के लिए, और ये ट्रंप को समझाया जा चुका है। तो वो जो उनकी एक पर्सनल ईगो थी बहुत हद तक डाउन हुई है। और मुझे लगता है कि 15 दिन हो या 1 महीना हो, डील बहुत जल्दी हो। बिल्कुल। मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक छोटा सा कमेंट लूंगी। जैसा सर ने कहा, अभी एक डेमोक्रेटिक जो एमपी थी, उन्होंने फोटो दिखाई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन साथ में थे, और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी फेलियर है जब नेटो की वजह से जो रशिया है वो चाइना के पास चला गया, जिसमें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी जिम्मेदार था, और अब इनकी वजह से, ट्रंप की वजह से रशिया और भारत पास आ गए। क्या कमेंट करेंगे सर इस पे? देखिए, मतलब विपक्ष उनका आलोचना कर रहा है फॉरेन पॉलिसी पे और भारत की तरफ की बातें कर रहा है। देखिए, ये कहना कि रसिया और भारत पास आ गए, मुझे लगता है कि एक नई बात हो जाएगी। रसिया और भारत हमेशा से साथ रहे थे और इसको और मजबूत होना था, उसमें थोड़ी कमी ज़रूर आई थी। लेकिन जो इंटरनेशनल सिनेरियो है, ये बात बहुत सही है कि चाइना आज अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। एशिया के बाज़ार में चाइना का वर्चस्व है
और हमारे भी बाजार में चाइना का वर्चस्व है। इवन हमारे यहाँ गलवान हो जाता है, सो तो हम ट्रेड को कुछ रोक नहीं पाते हैं, कुछ ऐप्स पर बैन लगा कर छोड़ देते हैं, और अब हवाई जहाज भी शुरू हो रहा है, सब कुछ शुरू हो रहा है। तो भारत के लिए भी ये ज़रूरी है कि चाइना जो कि इतनी बड़ी शक्ति है, उसके साथ कैसे हम अपने व्यापार को जो कि 100 बिलियन से ज़्यादा है, सर तो थोड़ा 90 बता रहे थे, 100 बिलियन क्रॉस कर गया घाटे का जो ये आंकड़ा है, उसको कैसे पॉजिटिव बनाएं, ये एक चुनौती है। तो अमेरिका के संदर्भ में हम बात करें तो अमेरिका की ज़रूरत भारत है, क्योंकि उसका राइवल चाइना है। अगर भारत से वो जो कुछ भी व्यवहार भारत के साथ कर रहा है, चाहे जंजीरों में उठा के हमारे लोगों को हमारे देश में पहुंचाना हो, चाहे टैरिफ वार हो, चाहे सीज़फायर की बात हो, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये नेगेटिव बात है, और वहाँ मतलब लॉन्गर रन में अमेरिका का नुकसान है। बिल्कुल हम तो नुकसान विकल्प ढूंढ ही रहे हैं। क्योंकि उनको इस पूरे एशियाई धरती पर आप पाकिस्तान को फेवर कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान कब चाइना के साथ है, कब किसके साथ है, वो विश्वसनीय देश नहीं है। लेकिन वो आप भारत और पाकिस्तान को आप बराबर की तराजू पे तौल रहे हैं। ये अमेरिका की पॉलिसी ऐसी है जो कि हमें लगता है उसको नुकसान होगा। उन्हीं को करेगी। शरद सर, एक बात बताइए आप, अगर हम जब ये बात कहते हैं कि इंडिया इज अ हार्ड नट टू क्रैक और दे हैव ऑफर्ड द बेस्ट डील, तो वो बेस्ट डील में इफ एग्रीकल्चर इज नॉट इंक्लूडेड देन व्हाट? क्योंकि सवाल ये है कि हमारी जो देश के लोग हैं जानना चाहते हैं कि अगर एग्रीकल्चर पे हमने एक नो कर दिया है या रेड लाइन खींच दी है, तो वो कौन से दरवाजे हैं जो ओपन कर दिए हैं हमने? हो सकता है अदिति, वैसे तो अभी जब सामने आएगा तभी पता लगेगा। हो सकता है कि कुछ नॉन स्टेपल क्रॉप्स होते हैं जो गैर जरूरी क्रॉप्स होते हैं, जो कि हो सकता है कुछ वो हम ओपन कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि राइस के लिए मैंने सुना है, चावल का आप जिक्र कर रहे थे कि उस पे थोड़ा, मुझे लगता है कि पोस्चरिंग ज्यादा है और इसमें तथ्य कम है जब सामने, क्योंकि उन्होंने जो अब तक हरकत करी है उसको उनको कवर अप करना है। तो उनको ये नहीं दिखाना है कि देखिए हम स्टूप डाउन हो गए एकदम से और हमने सब बातें भारत की मान ली, तो उसको पोस्चरिंग वो कर रहे हैं। और अभी जो प्रोफेसर साहब ने बात करी उस पर मैं इनकी इजाज़त लेके एक स्पष्टीकरण देना चाहूँगा। जो उन्होंने नंबर्स बोले वो नंबर्स पेंटअप हैं। पेंटअप मतलब जब अमेरिका में जो इम्पोर्टर्स थे, मेरी कुछ लोगों से बात हुई या एक्सपोर्टर से बात हुई, तो जब ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात शुरू हुई थी तो ऑर्डर्स को फास्ट फॉरवर्ड किया गया था। मतलब जो सामान प्रोफेसर साहब को बताना चाहूँगा जो फरवरी मार्च में भी जाना था उसको भी जुलाई अगस्त में भेज दिया गया यहाँ से। तो एकदम से हमारे जो एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं, इनफैक्ट जो जीडीपी के हमारे नंबर्स आए उसमें भी कुछ हद तक जो एक्सपोर्ट स्पर्ट था वो दिखाई दे रहा था। तो इसलिए वो पहले का अभी हुआ है। जो अभी एक्सपोर्ट पे 50% पे, तो देखिए कुछ एक आइटम है, मुझे पता लगा है बहुत अपने नज़दीक के सोर्सेज से कि 50% टैरिफ लगाने के बाद भी कुछ आइटम्स अमेरिका में अभी भी जा रहे हैं, इतने महंगे हो गए हैं तब भी जा रहे हैं, क्योंकि उनको उसका सब्स्टिट्यूट आसानी से नहीं मिल रहा है। तो भारत को जब वो हार्ड नट टू क्रैक कहते हैं तो उसका अर्थ ये है कि वो जो कह रहे हैं भारत उसको मान नहीं रहा है और उनकी ईगो बीच में आ रही है। और मैं आपने अभी बात करी कि उनको लॉन्ग टर्म में नुकसान है, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में नहीं, शॉर्ट टर्म में भी नुकसान है। उनके यहाँ इन्फ्लेशन अदिति इस समय शूट कर चुका है, जबकि नंबर्स हमें कुछ और दिखाई जा रहे हैं। वहाँ का स्टॉक मार्केट को एक लॉबी है वॉल स्ट्रीट पर जो कि स्टॉक मार्केट को उसको बढ़ा रही है। असल में अमेरिका की हालत 1.8% वहाँ पर जीडीपी बताई जा रही है। मेरे अनुमान के हिसाब से अमेरिका रिसेशन में है, नौकरियां वहाँ बन नहीं रही हैं, छोटे बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, इमिग्रेशन वो आने नहीं दे रहे, टैलेंट वहाँ पर आ नहीं रहा है जो H1B में लगातार वहाँ पर जरूरत पड़ती है। आपने देखा होगा वहाँ पर चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ने सूट फाइल कर दिया है कि आप H1B मना करेंगे तो यहाँ अमेरिका की जो आज इनोवेशन है वो भारत की वजह से, मैं अतिशोक्ति नहीं होगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो वहाँ शायद जो भी है वो बाहर के ही टैलेंट है, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, IT इंजीनियर्स, अतिशोक्ति नहीं होगी अगर मैं ये कह दूं कि आज भारतीय मूल के लोगों को और भारतीयों को, क्योंकि कुछ H1B पे भी हैं, कुछ वहाँ पर PIOs जो हैं, अगर उनको अमेरिका से निकाल लिया जाए, मैं बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, तो अमेरिका ठप हो जाएगा, पूरी तरह से ठप हो जाएगा। इसीलिए आपको जितनी बड़ी कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट हो, अल्फाबेट हो, गूगल जिसको हम बोलते हैं, वो कंपनीज के हेड आपको इंडियंस दिखाई देते हैं। ये खाली हेड इंडियन नहीं है, जो इनका ब्रेन है इन कंपनीज का, वो ब्रेन में सब जगह इंडियंस बैठे हैं। इसीलिए मुझे अदिति हैरानी होती है जब वो भारतीयों के खिलाफ ट्रंप साहब इस प्रकार का बयान देते हैं, डेड इकोनॉमी कह देते हैं, कभी कह देते हैं टैरिफ किंग है, इस तरीके की जब बातें करते हैं तो मुझे लगता है डिप्लोमेसी में आपको एक शालीनता रखनी होती है। जब आप मुंह से शब्द निकालते हैं डिप्लोमेसी में तो आपको बहुत सोच समझ के नाप तोल कर निकालना पड़ता है। परंतु डेड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी को कह देना जो 8.2% पे बढ़ रही है,
जो आज दुनिया की फूड बास्केट है, जिसकी दुनिया में इस समय तूती बोलती है, ऐसी इकोनॉमी को डेड कह देना तो आपके अपने ही लोग खिलाफ हो जाएंगे। और उनकी अप्रूवल रेटिंग आप देखिए कि अभी मिड टर्म इलेक्शन है 2026 में, इसी को लेके वो सारा ये चला रहे हैं। कल उनकी स्पीच में सुन रहा था, जो उन्होंने मिड टर्म इलेक्शन से पहले, जो कल क्रिसमस से पहले कस्टमरी स्पीच होती है, जो संबोधन जिसको वो बोलते हैं, वो उन्होंने किया। उसमें उन्होंने इमिग्रेशन की बात करी। इमिग्रेशन की बात मैंने आपको कहानी सुना दी। अगर आप H1B टैलेंट रोक देंगे तो अमेरिका की कंपनीज रो रही हैं आज कि साहब हमारे पास काम कर। अगर $1 लाख पे साल के एक हमारा IT इंजीनियर मिलता है तो दो समस्या है अमेरिका में। एक तो $1 लाख पे नहीं मिलेगा, दूसरी बात अमेरिका में मिलेगा ही नहीं आपको। अमेरिका में टैलेंट ही नहीं है, तो आप कहां से लेकर आएंगे। उन्होंने इकोनॉमी की बात करी, इकोनॉमी की मैंने आपको हाल बता दी है। तो मुझे लग रहा है मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप साहब को अपनी साख बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और तब उनको ये समझ में आएगा कि मैं जो कुछ कर रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं अमेरिकी जनता को प्रसन्न कर रहा हूं, पर असल में अमेरिकी जनता इससे प्रसन्न नहीं हो रही है। और देखिए अब GD वेंस के जो इलेक्शंस हुए उनके अंदर में आप देखिए किस तरह का नतीजा आया। सुधीर सर, एक बहुत ही दर्शकों के लिहाज से एक आम भाषा में, भारत शायद इस समय मल्टीपल चुनौतियों से जूझ रहा है। अगर हम स्पेशली, क्योंकि मैं अब रुपये और डॉलर की बात करने वाली हूं, लेकिन एक बात तो ये साफ है सुधीर सर कि जो चुनौती भारत की है, चाहे हम इकोनॉमी के लिहाज से कह लें, एक्सपोर्ट के लिहाज से कह लें, डॉलर का भारत के आने के लिहाज से कह लें, या विदेशी FDI के आने के लिहाज से कह लें, जिस वजह से हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है, बेहद आम भाषा में आपसे ये समझना चाहूँगी कि चुनौती नैरेटिव की है। अमेरिका भी जैसे का रिसेशन है, अमेरिका में भी स्थिति खराब है, अमेरिका की इकोनॉमी भी खराब है, लेकिन सिर्फ एक तो वो पावरफुल इकोनॉमी है, दूसरा ये कहा जाता है कि नैरेटिव है। तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि जितनी चुनौती भारत के पास है उतनी ही चुनौती अमेरिका की भी है, लेकिन इस पूरे उसमें भारत खुद को स्टेबल रखना चाहता है और भारत चाहता है कि एक्सपोर्ट शुरू हो, जिससे वो रुपया वाला फैक्टर भी बैलेंस किया जा सके, डॉलर आना शुरू हो जाए या वहां पर खरीद शुरू हो जाए। इस पूरे बात को मैं आसान भाषा में समझूंगी। देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक चीज़ मानिए, इकोनॉमिक्स में जब आपकी जो भी मुद्रा है, उनका डॉलर है, हमारा रुपया है, वो जब बहुत मजबूत होता है तो ट्रेड ओरिएंटेशन जो इकोनॉमी है वो कमज़ोर होती है। इनफैक्ट ट्रंप चाह रहे हैं कि उनका डॉलर गिरे, लेकिन गिर नहीं रहा है। अमेरिका के संदर्भ में आप जाइए, इंडिया को भी माइनस करिए, विद इन अमेरिका ट्रंप चाह रहे हैं कि उनका जो डॉलर है उसका रेट गिरे, सस्ता हो डॉलर, लेकिन हो नहीं रहा है। उसके और कारण है, क्योंकि डॉलर अकेले उनके दम पर सस्ता या महंगा नहीं होता है, वैश्विक जो व्यवस्था है इकोनॉमी की उसके तहत होता है। तो एक फैक्टर रुपया के कमज़ोर होने का पॉजिटिव फैक्टर ये है, उसको पॉजिटिविटी के तौर पर देखें कि आपका लीवरेज जो है कुशन ज़्यादा हो जाता है। रीफ्रेम करके एक बार सिंपल, हाँ। पूरे दुनिया में 60% डॉलर पे व्यापार होता है जी। अब क्योंकि भारत में एक तो टैरिफ, जब डॉलर नहीं आ पा रहा या इतना महंगा हो गया, टैरिफ लग गया, तो रुपया कमजोर हो रहा है। रुपया कमजोर होने की वजह बता दीजिए। नहीं, ये रुपया कमज़ोर होना डॉलर के कम होने या कमाने से बिल्कुल बहुत कम है। मतलब उसके वैश्विक तौर पर मतलब है, उसके लिए आप 4-5 जो बड़ी करेंसी है दुनिया की, येन है चाइना का येन नहीं है शायद, जापान का, तो ये जापान, चाइना, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सब का आप करेंसी को उठा के देखें, उनका क्या हाल है पिछले 2-3 साल में, कितने गिरे हैं या मजबूत हुए हैं, तो आपको लगभग सिम्टम लगभग रफली बराबर को मिलेगा। जब आपकी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ती है तो जो आपका जो ये है मुद्रा है, वो मुद्रा कमज़ोर होता है, और इसको कुशन पीरियड कहते हैं इकोनॉमी के लिए। अगर आप पीछे जाएंगे अमेरिका के उसमें, तो ये चीज़ लोग छिपाते हैं, देश छिपाता है। 1895 ईस्वी में अमेरिका का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था वो ब्रिटेन से ज़्यादा हो गया था। ब्रिटेन उस समय की आर्थिक महाशक्ति थी, तो ब्रिटेन को उन्होंने क्रॉस किया, लेकिन उन्होंने उसको छिपाए रखा। ऑलमोस्ट प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में जब पेरिस पीस ट्रीटी हुई और प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, राष्ट्रसंघ बना, उसके बाद उन्होंने अपना वैश्विक रूप दिखाना शुरू किया। तो एक बात माओ ने भी, डेंग शाओपिंग ने चाइना में कहा था कि भाई जो माओ के बाद बने थे 1979 में बने थे, डेंग शाओपिंग ने कहा कि आपको पावर एक्वायर करना है, उसका डिमोन्स्ट्रेशन नहीं करना है। बहुत बड़ी बात कही थी उसने। जिनपिंग ने इसको तोड़ दिया उस रिलेशन को, और उन्होंने ही ग्लोबलाइजेशन चाइना में अपनाया था।
तो बड़ी अरफा-तरफी मची थी चाइना की पॉलिटिक्स में और इकोनॉमी में। आप देखिए कि चाइना पूरी की पूरी कम्युनिस्ट है, पूरी सिस्टम कम्युनिस्ट है पॉलिटिकल हिसाब से, बट इकोनॉमिक के लिहाज से हम उससे 200-300 किलोमीटर पीछे हैं लिबरलाइजेशन के लिहाज से। अमेरिका भी बहुत पीछे है उसके लिहाज से। तो वो एक इकोनॉमी का एक ऐसा दौर उन्होंने किया कि उनको लॉन्ग टाइम में फायदा मिला। वो फायदा हमको आगे मिलने वाला है। उसके बहुत कारण हैं। हमारे पास कंज्यूमर है, हमारे पास प्रोडक्शन है, हमारे पास स्किल्ड मैन पावर है, सारी चीजें हमारे पास तो इससे सर, अगर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक मंच से कहते हैं कि हमारी 8% से ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी की, तो वो तो डोमेस्टिक की बात हो रही है। जब हम बात करते हैं फॉरेन, अभी मैंने देखा पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा खींच लिया। उसकी वजह थी कि कहीं ना कहीं ये जो अमेरिका के साथ रिश्ते हैं उससे अनसर्टेनिटी। मेरा फिर यही सवाल है कि हम अगर ये चाहें, मैसेज ये जा रहा है कि रुपया कमजोर हो रहा है वैश्विक लिहाज से, तो एफडीआई हो या हम दूसरे देशों से इन्वेस्टमेंट चाहें, पैसा लगाना चाहें या अमेरिका के साथ रिश्ते ठीक करना चाहें जिससे हमारा रुपया बैलेंस हो, इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे एक्सप्लेन करें? देखिए, रुपया कमजोर हो रहा है और डॉलर मजबूत हो रहा है। आपको हैरानी होगी अगर मैं कहूं कि दो अलग अलग चीजें, हालांकि तराजू का पलड़ा होता है, एक ऊपर करिए दूसरा अपने आप नीचे जाता है, तो वो वाला प्रिंसिपल होता है। तो डॉलर को 4 करेंसी, एक डॉलर इंडेक्स होती है, उसमें 6 करेंसीज होती हैं, उसमें से 4 मुख्य करेंसीज का मैं नाम लेता हूं। जापानीज येन है, ब्रिटिश पाउंड है, यूरो है और स्विस फ्रैंक है। इन 4 करेंसीज के मुकाबले डॉलर कमजोर हुआ है। डॉलर इंडेक्स 106 पर होती थी जब ट्रम्प साहब आए थे, आज वो डॉलर इंडेक्स 98 पर रह गई है। तो भारतीय रुपए के खिलाफ डॉलर जरूर मजबूत हुआ है क्योंकि यहाँ से $20 बिलियन के करीब अधिक थी पिछले एक साल। मतलब है कि जो दूसरे देश हैं उन्होंने अपनी करेंसी में ट्रेड शुरू किया है इस वजह से, प्लस जो ट्रम्प साहब की नीतियां रही हैं उस वजह से, और बहुत बड़ा इसका कारण रहा क्योंकि दुनिया भर ने जो यूएस ट्रेजरी में निवेश किया हुआ था, बहुत बड़े मात्रा में यूएस ट्रेजरी में निवेश था देशों का, उन्होंने पैसा निकाला है। सोना चांदी बढ़ने का रीजन भी यही है, उन्होंने पैसा लगातार अपना वापस निकाला। जब उन्होंने पैसा वापस निकाला तो डॉलर उससे कमजोर होने लगा, डॉलर पे जो विश्वास था तो जो मैं आपसे कह रही हूँ कि भारत से भी जो पैसा निकला है, अमेरिका से भी लोगों ने पैसा निकाला है। पैसा इस वजह से बाकी करेंसीज के मुकाबले डॉलर 50 साल में सबसे ज्यादा गिरा है। और ट्रम्प साहब को, मैं थोड़ा सा प्रोफेसर साहब से इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता हूं, ट्रम्प साहब को डॉलर गिरने की चिंता हो गई और जब उन्होंने देखा कि गोल्ड चढ़ने लग गया तो उन्होंने जो कॉमेक्स है यूएस में, न्यूयॉर्क में, उसमें एक लॉबी खड़ी करी जो कि सोने चांदी को लगातार बेच रही है, जबकि सोना और चांदी रुक नहीं रहा है क्योंकि उसकी अंतर्राष्ट्रीय डिमांड इतनी है कि अमेरिका की बिकवाली उस पर हावी हो गई है और वो हावी होने की कोशिश करती है, इधर खरीदारी आती है, वो बढ़ जाता है। तो डॉलर असल में कमजोर हुआ है भारतीय रुपए के खिलाफ क्योंकि $20 बिलियन यहाँ पर एफपीआईज और एफआईआईज ने पैसा निकाला है पिछले एक साल में, प्लस टैरिफ की वजह से डॉलर की सप्लाई हमारी कम हो गई। तो असल में अगर मैं ये कहूं तो शायद कुछ लोगों को ये मजाक लगे कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। रुपए की जो इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ है, परचेजिंग पावर है, उसमें कोई फर्क नहीं है। हमारी तो इन्फ्लेशन ही इस समय 1.1 बेसिस पॉइंट से नीचे है, तो रुपया कमजोर कैसे हो सकता है? डॉलर मजबूत सिर्फ डिमांड की वजह से हुआ है। और ट्रम्प साहब की, आपको मैं सच बात बताऊं कि डॉलर की इस कमजोरी, जो बाकी करेंसी, इसको लेके उनकी रातों की नींद हराम है क्योंकि डॉलर की दादागिरी, डॉलर का दबदबा और डॉलर का जो रुतबा था 1971 पे रिचर्ड निक्सन साहब के जमाने से वो था, उनको लग रहा है कि रुतबा जैसे, इसीलिए जब भी ब्रिक्स करेंसी की बात होती है तो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है कि खबरदार अगर ब्रिक्स करेंसी लाए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो मुझे लग रहा है कि ट्रम्प साहब को चिंता डॉलर की इस समय ज्यादा है, डॉलर का कमजोर होना उनको बहुत परेशान किए हुए है। इसीलिए ऑयल नहीं आप लीजिए, आप अपनी करेंसी में ट्रेड नहीं कीजिए। जी, इसीलिए वो रोकते हैं। एक छोटा सा रिमाइंडर है, कोहली साहब की सारी बातों से मैं सहमत हूँ। जो डॉलर को सस्ता करने की बात मैंने कही थी और कोहली साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है कि शुरू में कोहली साहब जब ट्रम्प आए तो उनका जो इकोनॉमिक टीम है उसने ऐसा एक वाइट पेपर दिया था, लेकिन सवाल यह है कि मार्केट में जो आप पत्ते फेंकते हैं, रिजल्ट आपके अनुसार आए, वो थोड़ा सा कम करना चाहते थे, ज़्यादा कम हो गया, तो वो उनके हाथ में नहीं। एक बार आप गोली चला दिए तो लगेगी सीधे निशाने पर या तिरछी लगेगी, आड़ी लगेगी, वो आपके नियंत्रण में नहीं होता है। वो हुआ है, लेकिन वो चाहते थे, वो पेपर पढ़ा है, वो पेपर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है और वो क्लियरली कहते हैं कि डॉलर को थोड़ा नीचे करने से हमारा लिवरेज, इकोनॉमिक लिवरेज जो है, खास करके वीज़ा-वीज़ चाइना, थोड़ा बेहतर होगा। वो चाह रहे थे लेकिन हुआ नहीं उनके। ये तो आप मानते हैं कि ट्रम्प साहब बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं, सुबह कुछ, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ, अगले दिन सुबह कुछ।
तो ट्रंप साहब के बारे में कभी ये नहीं कहा जा सकता कि वो किस चीज़ पे टिकेंगे। जब ये 2 रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया आए, राजेश अग्रवाल जी से बात करने कॉमर्स मिनिस्ट्री, तो मुझसे किसी मीडिया कर्मी ने सवाल पूछा कि आपको लग रहा है कि डील हो जाएगी, और बड़ी अच्छे सौहार्द में बातचीत हो रही थी, जैसा कि आपने कहा कॉमर्स मिनिस्ट्री में लोग कह रहे हैं। मैंने कहा बड़े साहब के ऊपर है, ये 2 अपनी रिपोर्ट दे देंगे, उनका ऊँट किस करवट बैठता है। मैंने तो अदिति एक हल्के माहौल में कह रहा हूँ, मैंने एक नई इंडेक्स बनाई 2 अप्रैल के बाद से, क्योंकि हम लोग स्टॉक मार्केट्स को भी स्टडी करते हैं, कमोडिटी मार्केट्स को, इकोनॉमीज को। उसका मैंने नाम रखा TMI, ट्रंप मूड इंडेक्स, कि उनका मूड कैसे रहेगा। ये रोज इंडेक्स ऊपर नीचे जाती है, उसी ठीक, से डॉलर और रुपया तय होगा। बिल्कुल उसी से डॉलर रुपया सब कुछ तय होगा। प्रेम कुमार जी, एक बात बताइए, आज की तारीख में क्या ऐसा कह सकते हैं कि भारत इकोनॉमी हो, ग्रोथ हो, डेवलपमेंट में उस जगह खड़ा है जहां कैटरपिलर धीरे धीरे जूझ के वो बटरफ्लाई की मोड में आता है? हालांकि उसमें हो सकता है कि 1 दशक लग जाए, कितना भी समय लग जाए, लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि हम उस स्ट्रगल में हैं जहां पर हम सक्सेस की ओर आगे बढ़ेंगे? लेकिन ये स्ट्रगल बहुत गंभीर है, पहली बात। दूसरा, क्या भारत की फॉरेन पॉलिसी सही दिशा में है आगे के भारत के भविष्य के लिहाज से? देखिए, एक तो आपके कई सवाल हो गए, दूसरे बहुत सारी मुझे टिप्पणी भी जी करनी जी, है आप बीच में। करें। तो मैं एक बात है कि भारत के पक्ष में जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास युवा आबादी बहुत ज़्यादा है, और इसी में चिंता की बात यह है कि युवा आबादी में कुशल आबादी और सेहतमंद आबादी बहुत कम है। यानी न्यूट्रिशस का होना या एजुकेटेड पीपल का होना, ये इन सब कंटेक्स्ट में देखें तो इस चैलेंज के मैं बीच बीच में में से रोक रही हूँ, ये तो बहुत कॉन्ट्रोडिक्टरी बात हो गई। अमेरिका ग्रेट इसलिए है क्योंकि उसमें 40% भारतीय टैलेंट का हाथ है, लेकिन हम भारत के युवाओं की बात करते हैं तो आप कह रहे हैं कुशल नहीं है। अब यहीं पर टैलेंट पर, अब इस पर पहले भी चर्चा हो रही थी कि अमेरिका में टैलेंट नहीं है। चलिए, इंडिया में खूब टैलेंट है ना, मान लिया, लेकिन हमारे टैलेंट्स को हम संभाल ही नहीं पा रहे, और अमेरिका हमारे टैलेंट्स को यूज कर रहा है। That is a तो अमेरिका viable point. टैलेंटेड हुआ कि हम टैलेंटेड हुए, क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे। एक बात हुई। इसलिए इस बात का कहने का मतलब कि हमारे पास बहुत टैलेंट है और अमेरिका के पास टैलेंट नहीं है, मैं इसे बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता। दूसरी बात है कि जिस तरह से हम आज रुपए के गिरने को भी डिफेंड कर रहे हैं, ये कहते हुए कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया गिर रहा है, इतना उदार हम लोग मनमोहन सिंह के समय में नहीं थे, है ना, इतना उदार नहीं थे उस समय। तो इसमें प्रेम कुमार जी क्षमा करिए, मैं सिर्फ एक कुछ, इसमें उदारता नहीं, आर्थिक सिद्धांत, इतना ही मैं उस सिद्धांत पर भी आ जाता हूँ कि भाई ठीक है, हम डॉलर से कंपेयर छोड़ देते हैं। भाई अमेरिका के टका के मुकाबले इंडिया का की क्या पोजीशन? बांग्लादेश के श्रीलंका के अमेरिका ने अमेरिका ने बांग्लादेश, समझिए, बांग्लादेश के टका के मुकाबले भारत का रुपया क्या मजबूत हो रहा है? श्रीलंका के रुपया के मुकाबले क्या भारत का मजबूत हो रहा है? क्या दूसरे पाकिस्तान से हो रहा है कंपेयर? चाइना से तो हम बोलेंगे ही नहीं, वो भी जवाब दे देता हूं। बाकी एशियाई कंट्रीज जो हैं उसके करेंसी के मुकाबले क्या इंडिया का मजबूत हो रहा है? मैं जवाब दे देता हूँ, आप सिर्फ एक लाइन का जवाब दे देता हूँ। बहुत सारी करेंसीज डॉलर के अगेंस्ट पेग्ड होती है, उसको पेगिंग कहते हैं। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज जो चलता है वो कुछ प्रिंसिपल्स पे चलता है। जो पेगिंग होगी, तो जिस करेंसी की डॉलर से पेगिंग होगी, उस करेंसी के खिलाफ रुपया उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में डॉलर जाएगा, और इसमें यूएई की भी करेंसी आती है। कुल मिला करके हम ये देखें, जब रुपया डॉलर की बात भी कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं हमारी थाली मजबूत हो रही कि कमजोर हो रही है? आम आदमी की, अमीर गरीब की खाई बढ़ रही है कि घट रही है? एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है कि घट रहा है? एग्रीकल्चरल ग्रोथ बढ़ रहा है कि नहीं? इकोनॉमिक ग्रोथ का जो आंकड़ा है कितना विश्वसनीय है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितना बढ़ रहा है? तमाम चीज़ों के पैमाने पर ही हम भारत के आगे सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ जो है उसको हम आकलन करते हैं। लेकिन आज एक बड़ी चुनौती है कि अमेरिका जिस परिप्रेक्ष्य में हमारे साथ में हाथ मरोड़ करके समझौता करना चाहता है इसके मामले में, व्यापार के मामले में, इससे हम कैसे फाइट करेंगे? वो चाहता तो है, इसको तो आप इनकार नहीं कर सकते ना। देश के 140 करोड़ लोग में से ये मानने लगे हैं कि अमेरिका ने मरोड़ा हाथ, लेकिन हाथ मरोड़ता है एक तरफ, दूसरी तरफ सॉरी बोल देता है, यू टर्न भी ले लेता है, डील भी करना चाहता है, आंख भी दिखाना चाहता है। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ प्रेम जी, कोई भी देश साधु संतों की जमात नहीं होती। आप भी जिसका हाथ मरोड़ना चाहते हैं मरोड़ लेते हैं, ठीक है,
वो हर देश की नीति होती है कि हम मैक्सिमम बेनिफिट ले लें, इसमें इंडिया कोई और बुराई भी अमेरिका नहीं को है। ऐसे कंपेयर जनरलाइज नहीं कर सकते। ये पूरा हमारा कि जो बौद्धिक तंत्र है वो अमेरिका के लिए एक तंत्र लेके चलता है कि अमेरिका बहुत आइडियल हो, आप बहुत जो है प्रैक्टिकल हो। ऐसे कैसे इतना चलेगा? हम नहीं करते। आप कोई भी देश की तुलना करें तो अमेरिका वो- परमाणु बम गिराने वाला नहीं, देश है, गिराया, भारत परमाणु गिराएगा। बम गिराने वाला आप देश भी नहीं है। गिराइए, जिस दिन गिराएंगे उस दिन महाशक्ति बनेंगे ना। गिराने की क्षमता ही नहीं है आपके पास, सोच ही नहीं है आपकी। इसीलिए तो कहता है यूरोपियन की इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक कल्चर नहीं है। आप युद्ध को जीत जाते हैं, संभाल नहीं पाते हैं। 90,000 के फौज को लाके बांध देते हैं रस्सी में और उसको फ्री में छोड़ देते हैं। ऐसा दुनिया में कहीं हुआ है क्या? बताइए आप, किसने अमेरिका ने 5 आदमी पकड़ा, उसने लिए पैसे उसके लीव ऑफ दैट। आप नहीं किए, आपने। ये हिस्ट्री तो आपका ऐसे ही है। अरे जिसको आप आलोचना बोल रहे हो वो हमारी शक्ति है, शक्ति वो हमारी नहीं है, ताकत कमजोरी वो। है आपकी, कमजोरी हमने है वो 90,000 सैनिकों को पकड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर कराया, ये हमारी ताकत है। म्यूजियम में इसको आप फोटो कमजोरी लगा के रूप दिए, में बस पेश हो कर रहे गया हो। और कुछ नहीं मिला इसको आप आपको कमजोरी के रूप में पेश कर रहे हो। भयानक आप- कमजोरी है, मैं- साधारण नहीं, भयानक कमजोरी है वो, ये- बहुत बड़ी शरद कमजोरी। जी, अब आप मुझे ये समझाइए कि अंततः अमेरिका की और जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो बीच में पुतिन की बात कर लेते हैं। ये जब पुतिन आए तब ये पूरे मीडिया देश भर में, दुनिया भर में बात थी कि एक बड़ी डिफेंस डील होगी, बड़ी डिफेंस डील होगी। लेकिन जब वो जाते हैं तो बायलैटरल जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें डिफेंस की कोई बात नहीं होती। लेकिन ये भी खबर आती है कि पुतिन के वापस जाने के बाद यहाँ से डिफेंस सेक्टर के बड़े बिजनेसमैन वहां पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं, बाइंग सेलिंग नहीं, हम मैन्युफैक्चर साथ करेंगे। और ये बात होती है। ऐसा क्यों कि हम इसको ओपनली नहीं कर रहे? अब दो बातें हैं, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है कि डिफेंस के मामले में ओपन बात नहीं करेंगे, या हमें अमेरिका से डर लगता है। देखिए, डिप्लोमेसी में उसको डर नहीं कहते। आपने जो आखिर में बात कही वो सारी आपकी बात को समावेश करके ले आती है। उसको डर नहीं कहते, एक पोस्चरिंग का तरीका होता है कि हम उसको ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या डिक्लेरेशन के जरिए नहीं करते। हमारी और रशिया की दोस्ती अदिति बहुत पुरानी है। 1955 में राज कपूर के गाने मॉस्को की सड़कों पर चलते थे, आवारा हूँ, रशियंस वहाँ पर गाते थे। और तो भारत और रशिया की नज़दीकी अमेरिका को अगर खल रही है तो मुझे लग रहा है उसमें फंडामेंटल मिस्टेक है, क्योंकि ये दोस्ती तो बहुत पुरानी है, जवाहरलाल नेहरू के टाइम से है। तो मुझे नहीं लगता उसमें, और अमेरिका की हिपोक्रेसी सामने आई है। अमेरिका खुद रशिया से आज $1 बिलियन से भी ज़्यादा का इंपोर्ट करता है, अलग अलग चीज़। मेरे पास पूरी 12 आइटम की लिस्ट है जो वो करता है। ट्रम्प साहब से पूछा गया एक प्रेस कर्मी द्वारा कि क्या आपको नहीं पता कि आपका देश स्वयं भी रशिया से इंपोर्ट करता है? उन्होंने कहा मेरे को चेक करना पड़ेगा। तो ये कैसा जवाब था कि आपको मालूम ही नहीं कि आपके देश में क्या चीज आ रही है? आपका देश रशिया से डील कर रहा है। आपके नेटो, अब तो वो नेटो से खैर अलग होना चाहते हैं और नेटो में उन्होंने दरार डाल दी है, पर आपके जो साथी नेटो वहां से $500 बिलियन से ज्यादा का ऑयल इंपोर्ट कर चुके हैं। तो ऐसे में आप कह रहे हैं कि आप वहां से ऑयल, तो मुझे लग रहा है रशिया, भारत का रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना केवल एक बहाना है। ये सिर्फ ईगो है कि मैं जो कहूँ ये भारत सपेरों का देश, ये कैसे भला मेरी बात टाल सकता है? वो यहाँ जब आए थे, यहाँ पर जब पीछे ट्रम्प साहब भारत आए थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि मैंने अमेरिका में बताया यहाँ पर कि यहाँ पर तो लाखों करोड़ों लोग मुझे देखने वाले हैं, इतनी यहाँ पर आबादी है। उन्होंने इसको बड़े अच्छे तरीके से नहीं बोला था, हालांकि लोग उनको प्रेस कर रहे थे उस टाइम। तो मुझे लग रहा है उनकी ईगो है कि भारत क्यों नहीं दबा। जब वियतनाम दब गया, जब कंबोडिया दब गया, यूरोप दबने की नौबत आ गई, थाईलैंड दब गया, तो भारत क्यों नहीं दगा? और अमेरिका जिनके उनको हमने आसिफ मुनीर को, शहबाज शरीफ को व्हाइट हाउस में बुला लिया, रवांडा कांगो को यहाँ बुला लिया, तो भारत की क्या मजाल है कि वो नहीं मार। मुझे लग रहा है ये ईगो उनकी बीच में आ रही है। वो ये भूल चुके हैं कि भारत आज रीढ़ की हड्डी भारत की है। अब वो भारत नहीं है जो हाथ जोड़ के आपके आगे खड़े हो जाए, सर जैसे आप कहें मैं करने को तैयार हूं। ये वो भारत अब नहीं है। वो इस बात को भूल गए। मैं आप दोनों के पास आ रही हूँ क्योंकि वाइंड अप का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है, लेकिन अब शायद बात ये भी है कि किसी को इस बात का विश्वास नहीं है, इंक्लूडिंग द वंस हु आर डिस्कसिंग ऑन द ट्रेड डील। अभी जब हम ये बात कर रहे हैं तो कहीं पर ट्रेड डील डिस्कस हो रही है कि अगर ट्रेड फाइनल भी हो जाए उसके बाद भी ट्रम्प क्या बात कह दें और क्या यू टर्न ले लें। आप जो पॉइंट ऐड ऑन कर रहे थे, देखिए एक बात जो कह रहे हैं कि ट्रम्प अनप्रेडिक्टेबल है, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि जो व्यक्ति लगातार 60 बार से ज़्यादा एक बात बोल चुका है, अगला बार फिर बोलेगा, ये तो प्रेडिक्टेबल है कि वो फिर वही बात बोलेगा।
ये प्रेडिक्टेबल है। दूसरी बात ये है कि सांपों आपको का- लगता है बोल- ट्रम्प predictable है? मैं तो तर्क दे रहा हूँ आपकी बात मानते हुए मैं तर्क दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए आप कह रहे हैं कि सांपों का देश मानने वाला जमाना चला गया। ये वो नहीं जानते इस अब बात तो वो इस रूप में देखते हैं, अरे ये तो मेरे लिए वोट मांगने आया था, ये तो आपकी बार ट्रम्प करने के लिए आया था, इसको तो हम झुकाए सर, पर देंगे। प्रॉब्लम तो यही है ना कि ये दूसरी है। बार नहीं गए सर, इसलिए हमारे पहली साथ बार वो ऐसा कारण हुआ। जो भी हो। अरे हम तो इसके धरती पर जा प्रेम करके कुमार जी, कारण जो भी जंजीर में हो। बांध करके भारतीयों को पटक सकते हैं। वो समझता तो कुछ नहीं ये ना। है, ये टोन कारण है कोई उसका। भी हो। अरे हम तो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा सकते हैं, हम तो सीज फायर करा सकते हैं, ये है उसका अंदाज हमसे बात करने का। ठीक है, मैं प्रेम ये- कुमार जी ये तो हम संबंधित इस एक बात पे सवाल- सहमत है। जी। एक देखिए, मैं अपने कोहली साहब से पूर्ण तौर पर सहमत हूँ। भारत को अब कोई झुका नहीं सकता, वो अपना अपना एक व्यू प्रेम भाई अपना व्यू रख रहे हैं। लेकिन जो रसिया के संदर्भ में इन्होंने कहा, अमेरिका को ये चीज़ पता है। जॉन बोल्टन उनके एनएसए रहे हैं, उन्होंने ये विधिवत बोला कि भारत अब झुकने वाला नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से लिखा भी है वॉशिंगटन पोस्ट में, एक उनको अरेस्ट का धमकी दिया ट्रंप ने, फिर भी वो नहीं झुका। रसिया के साथ हमारा दूसरा संबंध है, और रसिया, आपने सही कहा कि वो सारी चीज़ें प्रेस में नहीं आई, जो एक्सचेंज है मिलिट्री वाला, या सुपर जो टेक्नोलॉजी है एविएशन के लिए, जो मिलिट्री एविएशन, जो प्लेन और हेलीकॉप्टर्स वगैरह, उसके कारण है। ऑफ कोर्स ये चीज़ें अमेरिका से हम डरते हैं, ऐसा नहीं है, ये चीज़ें पब्लिक नहीं की जाती फॉर द रीजन ऑफ यू। आप लोग समझते हैं कि क्यों नहीं की जाती, बहुत चीज़ें गुप्त होती हैं तो गुप्त हैं। लेकिन रसिया की जो बेचैनी है वो दूसरे तरह की बेचैनी है जो एशिया में चल रहा है। और यूक्रेन वाला जो युद्ध 3-3.5 अब 4 साल हो जाएगा 2 महीने बाद, तो उससे रसिया को बहुत परेशानी है कि चीन पर उसकी निर्भरता बढ़ रही है। रसिया कभी नहीं चाहता, फूटे आंखों से नहीं चाहेगा कि चीन जो है बहुत मजबूत हो जाए, तो वो बैलेंसिंग रोल करना चाहता है, इंडिया को मजबूत थोड़ा करके। तो पुतिन का ये जो दौरा था उस दिशा में एक बहुत ही ठोस कदम था। ऐसा नहीं कि हमारा मजबूत नहीं है, लेकिन उन्होंने उसको डिमोन्स्ट्रेट भी किया। उस नजरिए से आप देखें, और कहीं न कहीं अमेरिका को मैसेज है, और बहुत बड़ा मैसेज है, और अमेरिका को ये बात बहुत अच्छे समझ में आ गई। बिल्कुल। अब मेरा एक आखिरी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मैं चाहूंगी एक एक कमेंट, फिर मैं वाइंड अप करूंगी। एक तरफ जो आज हम जहां पर आके खड़े हो गए वैश्विक स्थिति में, वहां पे वो आदमी मजबूत है जिसका बाजार बड़ा है, जो ट्रेड की पावर रखता है। अब उसमें चाइना भी आ जाता है, उसमें अमेरिका भी आ जाता है, यूरोप दबा हुआ है, यूरोप चाइना के अमेरिका के इशारों पे चल रहा है। मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगी। पहला, हम अपने मार्केट तो हमारा बड़ा है, हम बड़े कंज्यूमर हैं। प्रेम कुमार जी, आपकी टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण होगी इसमें। हम बड़े मार्केट है, इसलिए हम सस्टेन कर पा रहे हैं, इसलिए हम झुक नहीं रहे हैं, इसलिए पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है। मेरा सवाल ये है, इन मुद्दों पर जहां पर ये होता है कि किसी ने हमको आंख दिखाई, टेररिज्म के लिहाज से आंख दिखाई, वहां पर हम भले जवाब जरूर देते हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि जिस तरीके से फुट डाउन कर देते हैं रशिया, नहीं बर्दाश्त करेंगे, क्रीमिया ले लेंगे तो ले लेंगे, नहीं झुकेंगे। अमेरिका की बात है, परमाणु की बात होती है, ऐसा भारत किस स्थिति में आएगा जब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और भारत ट्रंप जैसे बयानों का कटाक्ष के जवाब देगा? वो स्थिति का मुझे लगता है काफी हद तक तो हम आ चुके हैं। देखिए, रशिया वाला स्टैंड तो हम नहीं ले सकते, वो रशिया का एक बहुत हार्ड स्टैंड है। उसकी वजह, रशिया का तो बहुत हार्ड स्टैंड है, लेकिन जब ट्रंप ये कहे कि मैंने करवाया, तो भारत ये क्यों नहीं कह सकता कि नहीं, ये हमारी सोच थी, हमारा इनिशिएटिव? जब आप डिप्लोमेसी में जाते हैं तो ट्रंप साहब जो बयान दे रहे हैं, सारी दुनिया के नेता और सारी दुनिया की 800 साढ़े 800 करोड़ की आबादी इस बात को जानती है, अमेरिका के मिला के, कि ये डिप्लोमेसी का तरीका नहीं है। परंतु क्योंकि आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के, दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अध्यक्ष हैं, तो खुल के आपके सामने नहीं बोलेगा, अंदर से सब इस बात को जानते हैं। डिप्लोमेसी की तरह से चलती है। जब बयान दिए जाते हैं अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर, दिस गोस फॉर ट्रम्प आल्सो, no, but he doesn't believe in that. He doesn't go by that. So if he doesn't go by that, that's not our So problem. why do we have to follow the rules? No, we have to follow, but the rest of the world follows the rules. It is only Donald Trump who's not following the rules. I feel only UN देखिए, UN के सारे रूल्स भारत फॉलो करता है। Nobody reports to UN. यूएन का आज के डेट में कोई नहीं कर रहा, भारत भी बहुत उल्लंघन कर रहा है, दुनिया कर रही है। UN यूएन का तो कोई नाम मतलब का नहीं। रह गया है। ये जो टेबल पर आप कॉफी पी रहे हैं, यही यूएन भी है। टेबल ही यूएन है, कुछ नहीं है, गपशप होता है। देखिए, आपका सवाल बहुत बड़ा है, उसका कोई एक ग्रॉस जवाब नहीं है, लेकिन अभी हम संक्रमण काल से गुजर रहे हैं।
मतलब गरीब गुर्बत अभी भी है, लेकिन हम ऊंचाइयों पर भी जा रहे हैं, तो हमको इसको मैनेज करना What I'm saying is China is unaffected by whatever is happening in a चाइना way. भी झुकता है अमेरिका के आगे। मैं 25 उसके एग्जांपल दूंगा, आप चाइना पर अलग प्रोडकास्ट करिए, हम उस पर आपको आधे घंटे बोलेंगे कि चाइना कहाँ झुका, कैसे झुका, वो अलग इशू है। भारत, आपका सवाल सही है, भारत, और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि भारत उस स्थिति में कब आएगा। शायद हम उस दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और किनारे पे हैं, कुछ कंसोलिडेशन अभी और चाहिए था। जैकब बीनर ने कहा था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है दुनिया का, कि इकोनॉमी और स्ट्रेटेजी साथ साथ चलती है। तो इकोनॉमी आपकी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, स्ट्रेटेजी भी अब उसी रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन अभी कंसोलिडेशन में थोड़ा वक्त, ज्यादा नहीं, 5 साल का वक्त और चाहिए। बिल्कुल, आपका कमेंट। देखिए, मैं ये मानता हूँ, चाहे इंदिरा गांधी का समय हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी का, इन दोनों ने जब परमाणु परीक्षण किया था, ये हमारी ताकत थी, और जो हमारे मन में आया वो हमने किया था। जब राजीव गांधी ने अरुणाचल प्रदेश नाम बनाया था, घोषित किया था, चाइना से की इच्छा के खिलाफ, जो हमारे मन में आया वो हमने किया था। इसलिए ऐसा नहीं है कि जो हमारे मन में आता है वो नहीं करते हैं। और हमने विदेश में भी जब कभी श्रीलंका में भूमिका निभाई, कभी दूसरे देशों में भूमिका निभाई, वो राजीव गांधी के ज़माने का दौर था, उस समय भी हमने भूमिका निभाई। हमारी सेना दूसरे देशों में जा कर के रेस्क्यू भी करती थी, सरकारें भी बचाती थी, वो भी हम करते थे, और अमेरिका की इच्छा के विरोध में करते थे। वो क्षमता रही है। हम गुट निरपेक्ष देश का नेता हुआ करते थे। आज जरूर है कि हम कोई अमेरिका का बेड़ा नहीं लौटता है, चूँकि सोवियत संघ जैसी शक्तियां, रूस जो आज है, उस तरह से आज हमारे साथ नहीं जिस तरह से हुआ करती थी। तो हम अपने आप को बिल्डअप कर रहे हैं, और ये बात बहुत सही है कि स्ट्रैटेजी और इकोनॉमी दोनों साथ साथ चलती है, बहुत सही है। लेकिन क्या हम अपनी इकोनॉमी को वास्तव में, जो हमारे पड़ोस में चाइना है, उसके मुकाबले हम कहाँ खड़ा कर पा रहे हैं? ये हम यही इसी का जवाब है, यही इसी में जवाब छिपा है। अगली बार मैं इस पे भी चर्चा करना चाहूंगी कि कैसे भारत और बगल के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनको बिल्कुल जो अनस्टेबल किया जा रहा है, जिससे भारत अनस्टेबल हो सके। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज आप सभी चर्चा में जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमने हर लिहाज से चर्चा की, जो सवाल आपके आए मेरे पास, उसका जवाब यहाँ पर मिल सके उसकी कोशिश की गई। बात यह है कि अगर आपको ग्रोथ करनी है, अगर आपके एक दिशा में आप देख रहे हैं, जैसे भारत देख रहा है, भारत 2047 तक खुद को एक सबसे मजबूत इकोनॉमी के लिहाज से आगे बढ़ा रहा है, एक विकसित देश के लिहाज से आगे बढ़ा रहा है, तो वॉर से या इन कॉन्फ्लिक्ट से वो बचना चाहता है, क्योंकि वैसे भी भारत की सोच है वासुदेव कुटुंबकम। जहां तक बात अमेरिका के साथ है, दोनों 2 दशकों से बड़े जो स्ट्रैटेजिक शब्द है, ट्रेड में भी और स्ट्रैटेजी, दोनों इकोनॉमी और स्ट्रैटेजी को साथ लेकर आगे बढ़ रहे थे। नेचुरल पार्टनर्स हैं, नेचुरल अलाइज थे, चाहे ट्रेड की बात हो, स्ट्रैटेजी की बात हो। और ये अमेरिका को समझना होगा कि ये सिर्फ भारत का नुकसान नहीं है, ये अमेरिका का भी नुकसान है। लेकिन हम दोबारा इस चर्चा को लेकर आएंगे कुछ दिनों में, क्योंकि हर दिन अमेरिका और भारत के बीच का जो टैरिफ और ट्रेड की वार्ता है वो आगे बढ़ती जा रही है। और अगली बार कुछ और सवालों के जवाब के साथ आप तक पहुंचेंगे कि बात कहां तक पहुंची, और उम्मीद है कि अगला पॉडकास्ट हम तब करें जब ये खुशखबरी आपके और हमारे बीच में हो। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली बार आप किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं उसके लिए मुझे इस लिंक के साथ DM कीजिएगा। हम अगली बार वही चर्चा के साथ आपके साथ शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।